Hello students. In previous lecture we had discussed about Rolle's law for volatile liquid solutions, and in this lecture we will discuss about the Rolle's law for non-volatile solutes. If there is solid liquid type of solution means अब की बार हमारे पास क्या है, सोल्यूट हमारा सॉलिड है जो लिक्विड सॉल्यूशन में हमने डाला हुआ है। तो अब एक बार देख लीजिए, पिछले टॉपिक्स में हमने क्या किया था, रोल्स ला के कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। 3 करेक्टरिस्टिक हम पढ़ चुके थे, है ना। हमने 3 करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर चुके थे हम, और अब हम डिस्कस करते हैं। 4th नंबर भी है एक, द सोल्यूशन विच फॉलो रोल्स ला। ऐसे सॉल्यूशन जो रोल्स ला को फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं, उनको हम आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। भाई क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। देख लीजिए एक बार, ऐसे सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ को ओबे करते हैं सारी कंडीशंस पे, तो उनको हम आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। आगे भी आएगा टॉपिक आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वहाँ पे डिस्कशन करेंगे इसका डीपली हम। वैसे मैं बता देता हूँ, आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनमें क्या है, एक टाइप का एन हेक्सेन, जैसे एन हेक्सेन में मिला हुआ है, तो एक टाइप से सेम टाइप की क्या है, इनमें सेम टाइप की बॉन्डिंग होती है। जैसे पोलर पोलर में घुलेंगे, नॉन पोलर नॉन पोलर में घुलेंगे, इस टाइप के सॉल्यूशन हमारे हैं। और ये आइडियल सॉल्यूशन हमारे क्या हैं, जो रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं ऑल कंडीशंस पे। अंडरस्टैंड? इसको आगे समझते हैं हम क्या होता है ये। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। यानी मेजरमेंट के लिए ही यूज़ किया जाता था रोल्स लॉ, किसकी? वेपर प्रेशर की। और किसके लिए? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम ऐड करेंगे इस टॉपिक में। तो पिछले टॉपिक की तरह होगा बच्चों, देखो डायग्राम भी सिमिलर सा लग रहा है आपको, बट यहाँ पे एक डिफ्रेंशिएशन हमने कर दिया है। क्या? अब की बारी इस बीकर के अंदर, इस वाले बीकर के अंदर क्या है बच्चों, देखो ये इस टाइप के सोल्यूट पार्टिकल हैं, है ना। इस बीकर में ये देखो सोल्यूट पार्टिकल हैं भाई, इस टाइप के पार्टिकल हैं सोल्यूट पार्टिकल, जबकि इसमें अब की बार भी हमारा सोलवेंट ही है, लिक्विड ही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए आप। तो अब की बार हमने क्या है, सोल्यूट को सॉलिड एज्यूम कर लिया। और आप जानते हो बच्चों, सॉलिड के अंदर क्या वेपर बनते हैं? नहीं, बिकॉज सॉलिड कैसा होता है, नॉन वोलेटाइल। तो मैं आप डिस्कशन करता हूँ यहाँ पे, आपको समझाता हूँ इसके बारे में। देखिए, देख लीजिए इसके अंदर क्या है, एज सॉलिड सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, हैंस एडिशन ऑफ सोल्यूट टू द सोलवेंट लीड्स डिक्रीज इन टेंडेंसी ऑफ सोलवेंट और सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस वेपर प्रेशर डिक्रीज। मीन्स भाई जब सोल्यूट हमारा क्या है, नॉन वोलेटाइल है, तो इसके वेपर, यानी ये सरफेस के ऊपर क्या है, सरफेस के ऊपर वेपर बनने से रोकेगा इसको। अब इसके अंदर भी तो मिलाएंगे ना हम इसको, और मिलाएंगे तो सरफेस पे जो वेपर फॉर्मेशन फिनोमिना है वो डिक्रीज होगा, और वेपर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी बच्चों क्या होगा, कम होगा, है ना। चलिए, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ के अनुसार हमने क्या पढ़ा था, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नोट ए, पी ऑफ बी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी नोट बी, है ना। चलिए, इस बीकर में हमने क्या कर दिया, अब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया बच्चों। तो ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के हमारे जो ऊपर के पार्टिकल हैं, ये वेपर बनने में क्या है, रुकावट पैदा करेंगे, यानी वेपर फॉर्मेशन डिक्रीज करेंगे। हालांकि नीचे तो सोल्यूशन उसी टाइप का, हमारा सोल्यूशन तो बन ही गया ना सोल्यूट और सोलवेंट मिलने के बाद। पिछला लिक्विड था, अब की बार सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन है, इसी के लिए हम नॉन वोलेटाइल बोल रहे हैं इसको। तो चलिए देखिए, अब सिंपल सी बात आपके पास है, देखो जो पी नोट ए है अब की बार क्या होगा, जीरो। पी नोट ए का मतलब क्या था, वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर था मेरा प्योर सोलवेंट का, प्योर सोल्यूट का। पी नोट ए क्या था भाई, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट। पी नोट क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट, और वो क्या है यहाँ पे जीरो मान लिया। क्यों जीरो हो गया, अपने आप ही नहीं हो गया जीरो, क्योंकि सोल्यूट है मेरा आपकी बार, वह जो सोल्यूट मेरा क्या आपकी बार सॉलिड है, और सॉलिड के लिए पी नोट ए की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि सोल्यूट के वेपर तो बनेंगे नहीं, वेपर नहीं बनेंगे, तो पी नोट ए क्या हो गया बच्चों, जीरो हो गया। अंडरस्टैंड? समझे ना कहाँ से जीरो आया ये, क्योंकि सॉलिड सोल्यूट है। सॉलिड सोल्यूट के लिए प्योर सोलवेंट हमारा, ये प्योर सोल्यूट हमारा क्या है आपकी बारी, इसमें वैल्यू जीरो हो जाएगी। जीरो हो जाएगी तो क्या होगा, पी एस इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस, अब टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, पी एस इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। कौन सा लॉ अप्लाई होगा यहाँ पे, डाल्टन का लॉ पार्शियल प्रेशर का, यानी टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, सम ऑफ द ऑल इंडिविजुअल प्रेशर्स। चलिए, पी एस किसके इक्वल हो गया अब यहाँ से,
पी एस इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नोट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नोट बी। हालांकि यहाँ पर पी नोट ए हमारा क्या है, जीरो है, तो पुट कर दो इसके अंदर पी नोट ए को जीरो। जब आप पी नोट ए को जीरो पुट करोगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। क्या आ जाएगा, पी एस इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी नोट बी। क्या जाएगा भाई, पी एस इज इक्वल टू ये टर्म बचेगी, आप देख लो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो बाइनरी सॉल्यूशन के लिए आप जानते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सोलवेंट किसके बराबर होते हैं, 1 के। तो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। तो एक्स बी की वैल्यू मैं निकाल लूँगा यहाँ से। एक्स बी की वैल्यू मेरी कितनी आई भाई, ये देखो एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। एक्स बी की वैल्यू कितनी आई, 1 माइनस एक्स ए। इसमें पुट कर लेंगे यहाँ पे उठा के एक्स बी की वैल्यू। चलिए पुट करिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स बी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स बी की जगह पे 1 माइनस एक्स ए हो गया। तो यहाँ पे मैं पी एस के नीचे के लिए क्या ले आऊँगा, पी नोट बी। पी एस बाई पी नोट बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। तो एक्स ए की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, परली साइड जाएगा तो माइनस में 1 में से माइनस हो जाएगा, 1 माइनस पी एस बाई पी नोट। यानी मैं इसको अल्टीमेटली कैसे लिख सकता हूँ, एलसीएम लूँगा मैं इसका, देखो 1/1 करके इसका एलसीएम आ गया पी नोट बी। तो मेरा ये आ जाएगा भाई, एक्स ए इज इक्वल टू पी नोट बी माइनस पी एस बाई पी नोट बी। वट इज़ दिस, समझो एक बार, ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। अगला टॉपिक आएगा अपना, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चैप्टर का ये मान लो आप सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है भाई यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में से। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, कैसे है, अगले सेशन में समझोगे आप। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं, किस पे डिपेंड करती हैं, किस पे डिपेंड नहीं करती है। नंबर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती हैं भाई, कितना सोल्यूट सोलवेंट में ऐड किया। ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है, उसकी नेचर पे डिपेंड नहीं करती। आपने उसमें शुगर डाला या फिर साल्ट डाला उस पर डिपेंड नहीं करेंगी, बल्कि किस पे डिपेंड करेंगी, उसकी अमाउंट कितनी है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, पी नोट बी माइनस पी एस किसके इक्वल आ गया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पी नोट बी क्या था बताओ, पी नोट बी हमारा क्या था बच्चों, पी नोट बी वेपर प्रेशर था किसका, सोलवेंट का। लिक्विड था सोलवेंट तो अब की बार भी। जबकि पी एस हमारा क्या है, सॉल्यूशन का। और सॉल्यूशन का देखो ध्यान दो एक बार आप इसमें, अब हमारे पास क्या था, एक तो था सोलवेंट, सोलवेंट का वेपर प्रेशर तो ज़्यादा था बच्चों, है ना। लेकिन अब की बारी हमने सोल्यूट किया है नॉन वोलेटाइल ऐड, जिसके वेपर नहीं बनते। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, टोटल प्रेशर है जो भी हमारा है, वो क्या हो जाएगा अब की बारी, कम हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी सरफेस पे प्रिवेंट करेगा वेपर को बनने से। इसलिए हमने ये लिख दिया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कितना वेपर प्रेशर लोअर है, यानी उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी घट के इसमें से, अंडरस्टैंड। अब एक्स से तो आप जानते ही हो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है यहाँ पे। तो चलिए अब देख लीजिए, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ क्या, देखो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ क्या, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्स ए। अब मोल फ्रैक्शन तुम्हें पता है किसके बराबर होता है, एक्स ए इज इक्वल टू एन ए बाई एन ए प्लस एन बी। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर देखो एक बार, चलिए ऊपर ऊपर जो हमारी ये टर्म आई थी, इस एक्स ए की जगह पे मैंने क्या कर लिया, इस एक्स ए की जगह पे इसकी वैल्यू रख ली भाई एन ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मान लो इसको, एन ए प्लस एन बी। यह आ जाएगा मेरा, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली थी पहले भी टॉपिक में। तो यहाँ पे मेरा एक एग्जैक्ट फार्मूला आ गया बच्चों, क्या, एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू पी नोट बी माइनस पी एस बाई पी नोट बी। ये एग्जैक्ट फार्मूला बच्चों। अगर देखो एक चीज़ और है, यदि मेरी एन बी की वैल्यू है, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट हमारे क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं, 55.5, ये मोलरिटी होती है वाटर की। अगर इससे ज़्यादा वैल्यू है मेरे पास, तो मैं एन ए को क्या कर दूंगा, नेगलेक्ट, एन बी के साथ एन ए क्या हो जाएगा, ना के बराबर। तो मेरा एन ए डिवाइडेड बाई ये नीचे वाला एन ए हमारा क्या है, ख़त्म हो गया, एन बी बच गया। तो इसकी वैल्यू, ये भी फार्मूला होता है, एक्स अप्रोक्सीमेट फार्मूला ये होता है इसका। नेक्स्ट टॉपिक देख लीजिए, रोल्स लॉ कंप्लीट हो गया, सब कुछ उसका पूरा हो गया रोल्स लॉ का। एक लॉ और है, इतना ही इंपॉर्टेंट, हमारी केमिस्ट्री में इसी चैप्टर में आता है, और ये लॉ है हमारा हेनरीज लॉ। हेनरी का नियम था भाई, हेनरी ने क्या बताया था, किसके बारे में बताया था, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। हेनरी ने क्या एक्सप्लेन किया था, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। कोई भी गैस अगर आप लिक्विड में डिजोल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन है, प्रेशर का क्या इफेक्ट है, वो था हेनरी लॉ। क्या था भाई, हेनरी लॉ। तो व्हाट इज हेनरी लॉ, इसमें हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो हेनरीज लॉ क्या है, देखो एक बार इसके बारे में, व्हाट डू यू मीन बाय हेनरीज लॉ, proposed by Henry in 1803।
1803 में हेनरी ने ये लॉ हमें दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार मास ऑफ एनी गैस इन लिक्विड, किसी भी गैस का मास जो लिक्विड में मिलाई गई है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो समानुपाती होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ द सेम गैस प्रेजेंट ओवर द लिक्विड एंड इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या बताया, देखो ये जैसे मेरे पास क्या है, ये कोई गैस मेरे पास क्या है, ये कोई गैस है, ये देखो, ठीक है, ये लिक्विड है और इस लिक्विड के अंदर मैंने क्या कर दिया, ये है लिक्विड अपने पास, इस लिक्विड में मैंने मान लो ये लिक्विड वाटर ही है भाई, चलो ठीक है, इसमें मैंने CO2 गैस भर दी भाई, CO2 गैस, CO2 गैस में इसमें भरूंगा तो क्या, इसने ये बताया है कि इस गैस का उतना ही मास ज़्यादा इसमें भरा जाएगा जितना ज़्यादा प्रेशर होगा। सिंपल सी बात है, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर में होना चाहिए, ये समझे ना। तो ये थी हेनरी लॉ की डेफिनेशन, दोबारा बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार मास ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का मास दिए गए लिक्विड में उतना ही ज़्यादा घुलेगा जितना ज़्यादा उसमें प्रेशर अप्लाई करोगे उसी गैस में, ठीक है। इक्विलिब्रियम में होना चाहिए वो लिक्विड उस गैस के ऊपर, और इक्विलिब्रियम समझा था ना पिछले टॉपिक में आपको, और विद द लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखना वो यहाँ पे। तो एक इक्वेशन निकल के आएगी, देखो अपने पास इसकी, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, क्या बताया मैंने, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ, यानी उस गैस की मात्रा, मास का मतलब यहाँ पे उस गैस का की अमाउंट कितनी है, और उस गैस का प्रेशर जितना ज़्यादा है उतनी ज़्यादा उसकी अमाउंट उसमें घोली जा सकती है। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक बनाते हो तो कोल्ड ड्रिंक ऐसे ही तो बनी होती है ना, कोल्ड ड्रिंक होती क्या है, CO2 प्लस H2O। इस पानी को हम क्या करते हैं, CO2 से पास करवा के इसको बना देते हैं कार्बोनेटेड वाटर। कैसा पानी, कार्बोनेटेड वाटर, वही उसी को बोलते हैं हम कोल्ड ड्रिंक। और आप इससे हार्ड ड्रिंक भी बना सकते हो, जैसे सोडा वाटर है, शैम्पेन है, इनमें भी CO2 घुली होती है, हाई प्रेशर पे इसमें घोल देते हैं हम इसमें। तो चलिए आगे देखिए, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p आ जाता है यहाँ पे, इस वजह से मेरे पास क्या हो जाएगा, मान लो मैंने सोल्यूट का लिया है ये m ऑफ a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p ऑफ a गैस है कोई भी, चलो मान लो, तो उस गैस का जो मास है वो उसके प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो m a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, m a इज इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो k कॉन्स्टेंट आ जाएगा भाई, KPA, वेयर k इज सिंपल कॉन्स्टेंट, ठीक है। से एक डेफिनेशन और है हेनरीज लॉ की, वो और देख लें आप कि सोल्यूबिलिटी ऑफ एनी गैस इन लिक्विड, किसी भी गैस की सोल्यूबिलिटी लिक्विड में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द सेम गैस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर उसी गैस के प्रेजेंट ओवर द लिक्विड, उस लिक्विड के अंदर जो प्रेजेंट है इन इक्विलिब्रियम, उस लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये क्या है, ये तो वही डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो थोड़ा सा बदलाव है इसमें। क्या बदलाव है, देखो, इफ सोल्यूबिलिटी और कंसंट्रेशन रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, इन्होंने क्या बोला है, ऊपर तो हम सिंपल प्रेशर में यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर मोल फ्रैक्शन में यूज़ करना पड़ जाए, मोल फ्रैक्शन कितने मॉलिक्यूल उसके, तो हम क्या बात करेंगे यहाँ पे, वहाँ पे तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p कर दिया था, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे मेरे पास है x से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pa, कितने मॉलिक्यूल हैं, है ना, x से भी तो ले सकते हो गैस के लिए, तो x से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pa, x से इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, k कांस्टेंट तो पहले आ चुका है, तो यहाँ पे मैं k डैश मान लेता हूँ, k डैश इंटू pa। अब ध्यान दें आप, यहाँ पे pa की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, pa इज इक्वल टू, देखो pa इज इक्वल टू 1/k डैश इंटू एक्स ए, तो 1/k डैश इज इक्वल टू हेनरीज कॉन्स्टेंट। देखो बच्चों ये रियल में हेनरी कॉन्स्टेंट है, 1/k डैश क्या है, हेनरीज कॉन्स्टेंट, इसको मैं KH भी लिख लेता हूँ कई बार, KH मीन्स हेनरीज कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे मेरे पास एक फार्मूला आ गया जो एक्यूरेट फार्मूला है इस टॉपिक का, तो PA इज इक्वल टू KH इंटू XA और PB इज इक्वल टू KH इंटू XB, है ना, ये फार्मूला होता है अपना हेनरीज लॉ के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हेनरी कांस्टेंट के बारे में, हेनरी कांस्टेंट की के अंदर किस प्रकार हम इसको यूज़ करेंगे, उसकी डेफिनेशन क्या है हेनरी कांस्टेंट की। हेनरीज कांस्टेंट मेरा क्या है, यदि मैंने PA को मान लिया 1 एटमॉस्फेरिक मोल फ्रैक्शन, मैंने प्रेशर कितना मान लिया होगा इसका, 1 एटमॉस्फेरिक मान लिया, तो यहाँ पे मेरा फार्मूला जो ऊपर था वो कर देंगे हम अप्लाई, तो क्या आ जाएगा, KH इंटू एक्स इज इक्वल टू 1, ये हो गया ना,
क्योंकि अब पी ए क्या है अपना 1 के बराबर, तो के एच इंटू एक्स इज इक्वल टू 1, के एच की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, के एच इज इक्वल टू 1/x ए, के एच इज इक्वल टू 1/x ए। तो यहाँ पे मेरा क्या है 1/x इज इक्वल टू 1/x ए का मतलब क्या है, अब यहाँ पे 1/x ए सोल्यूबिलिटी के टर्म में बता दिया बच्चों, इसमें किस में बताया है, सोल्यूबिलिटी की टर्म में मैंने। तो 1/x ए का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों, सोल्यूबिलिटी का इन्वर्स, क्या है, सोल्यूबिलिटी का इन्वर्स, उल्टा। तो हेनरी कांस्टेंट इट इज़ द इन्वर्स ऑफ द सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस, किसी भी गैस की सोल्यूबिलिटी का इन्वर्स यानी कि उल्टा, इन ए लिक्विड, किसी भी लिक्विड में, वहन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट ओवर द लिक्विड इज यूनिटी, जब उस गैस का पार्शियल प्रेशर हमने, पार्शियल प्रेशर कितना माना था, यूनिटी, यूनिटी का मतलब 1 माना था भाई, तो उसी को बोलते हो आप हेनरीज कांस्टेंट। अब इस हेनरी कांस्टेंट की यूनिट क्या होंगी बच्चों, बताओ, यूनिट क्या हो जाएगी हेनरी कांस्टेंट की, बताओ। के एच इज इक्वल टू किसके बराबर हमारा यहाँ से, के एच इज इक्वल टू एटमोस्फेरिक और बार, क्योंकि हमारा हेनरी कांस्टेंट है वो क्या है, एक तरह का हेनरी कांस्टेंट हमारा किसके इक्वल है, सोल्यूबिलिटी का उल्टा है हेनरी कांस्टेंट हमारा। तो यहाँ पे मेरी जो यूनिट है इसकी वही हो जाएगी जो प्रेशर की होती है, एटमोस्फेरिक या बार। यूनिट ऑफ के एच यूज्ड इन, अब इसमें देखो, अब इसकी यूनिट हमारी जनरली क्या भी हो सकती हैं, यूज, अगर बार इनवर्स और एटमोस्फेरिक इनवर्स हैं, इसका मतलब हेक्स इज इक्वल टू के डैश पी ए, फार्मूला शुड भी, कई बार क्या है वो इसकी यूनिट, एक्चुअल तो यूनिट देखो हेनरी कांस्टेंट की ये बता दी भाई हमने, लेकिन हेनरी कांस्टेंट की यूनिट अगर इस फार्मूले से भी देखे तो वो ये आ जाएंगे, क्योंकि रियल फार्मूला तो देखो 1/k वाला ही है, के डैश वाला ही, के एच वाला, लेकिन ये इस फार्मूले से पूछ ले तो यूनिट ये भी हो सकती है इसकी, ये ध्यान रखना आपको। करेक्टरिस्टिक क्या है हेनरी कांस्टेंट की, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू किस प्रकार से डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होती है भाई, देखो वैल्यू ऑफ के एच डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, के एच की वैल्यू नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करती है बच्चों, कि गैस की नेचर किस प्रकार की है उसी के अकॉर्डिंग हमारा के एच की वैल्यू आती है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है मेरा, तो फर्स्ट पॉइंट सिंपली आप याद रखें हेडिंग में, नेचर ऑफ गैस, ठीक है, नेचर ऑफ गैस। सेकंड है वैल्यू ऑफ के एच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर, भाई टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा ना हेनरी कांस्टेंट उतना ही ज़्यादा होगा, क्यों, इट मीन्स एज टेम्परेचर इंक्रीजेज वैल्यू ऑफ के एच इंक्रीजेज, बट as the value of kh is inversely related to solubility, hence the value of kh increases solubility decreases, क्योंकि आपको पता है ना जो kh था हमारा वो किसके इक्वल था वही 1/solubility, तो kh की वैल्यू बढ़ेगी किससे, टेम्परेचर से, लेकिन तो solubility तो डिक्रीज हो जाएगी ना इसकी, समझे या नहीं समझे। सो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज वैल्यू ऑफ kh इंक्रीजेज, हैंस सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेज ड्यू टू द रीजन दैट इन विंटर सीजन, इस कारण से क्या है बच्चों, विंटर सीजन इज बेटर फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक एनिमल, इसलिए विंटर सीजन में एक्वाटिक एनिमल का सर्वाइवल क्या होता है, कंफर्टेबली होता है देन समर सीजन, इस फैक्टर के कारण, किस फैक्टर के कारण, ये जो फैक्टर मैंने आपको बताया ऊपर टेम्परेचर का फैक्टर, समझे। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वहाँ पे जो पानी के अंदर ना ऑक्सीजन घुली होती है, और पानी के अंदर घुली ऑक्सीजन से ही एक्वाटिक एनिमल क्या है, रिस्पायर कर पाते हैं, रिस्पिरेट कर पाते हैं, इसलिए अब मैंने बताया आपको के एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सोल्यूबिलिटी क्या होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो के एच की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन सोल्यूबिलिटी का तो उल्टा है ना ये, तो सोल्यूबिलिटी मेरी डिक्रीज होगी, इसलिए टेम्परेचर अगर कम होता है, टेम्परेचर अगर कम होता है तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी ऑक्सीजन की, और एक्वाटिक एनिमल आसानी से सांस ले पाएंगे पानी के अंदर, ठीक है, ये फैक्टर था भाई। चलिए लिमिटेशन अब हम डिस्कस करते हैं, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ की कौन कौन सी कमियां आई जिसके कारण ये हेनरीज लॉ फेल हो गया हमारा, ठीक है। फिर इसकी एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे हम, इसके एडवांटेजेस भी पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो देख लीजिए कमियां क्या क्या रही इस लॉ की, वो कमियां हमने बतानी हैं। तो इट इज़ एप्लीकेबल एट द लोअर टेम्परेचर, लोअर प्रेशर एंड हायर टेम्परेचर, ये क्या है, आइडियल कंडीशन में ही लगता था हेनरी लॉ, पहली बात। दूसरी बात देखो, द गैस विच रिएक्ट विद सॉल्वेंट और अंडरगोज डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन सॉल्वेंट डू नॉट फॉलो हेनरी लॉ, इन्होंने क्या बोल दिया, ऐसी गैस जो या तो एसोसिएशन या डिसोसिएशन फॉलो करती है, ठीक है, और सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन कर जाती, तो ऐसी गैस के लिए भी हेनरी लॉ फॉलो नहीं होता। जैसे मेरे पास एग्जांपल है अमोनिया गैस, पानी में क्या है रिएक्शन करती है अमोनिया गैस पानी के साथ,
तो रिएक्शन करके क्या बनाती है, अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। इसका मतलब ये क्या है, डिसोसिएशन के अंदर चली गई, डिसोसिएशन हो गया इसका। इसका मतलब इस पे हेनरी लॉ नहीं लगेगा। फाइनल टॉपिक हमारा आज का लास्ट, एडवांटेज ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ के क्या हैं फायदे, क्या क्या थे, किस तरह के बेनिफिट थे हमारे हेनरीज लॉ के, इसका फ़ायदा बताओ भाई। ठीक है, तो देख लीजिए। इन कोल्ड बीवरेजेज, देखो बच्चों क्या कहना है इसका, इन कोल्ड बीवरेजेज मतलब ठंडे जो पेय पदार्थ हमारे, बीवरेजेज क्या होते हैं, पेय पदार्थ। जैसे हमने बताया था आपको कोल्ड ड्रिंक जो होती है, कोल्ड ड्रिंक उसमें क्या होता है, जैसे ये मेरे पास क्या है, वही चीज़ बतानी है आपको इसके अंदर। कोल्ड ड्रिंक का जो फैक्टर है वो क्या लगेगा इसमें, एक मिनट भाई। हाँ, अब देख लीजिए, जैसे मेरे पास ये लिक्विड है बच्चों, इस लिक्विड के अंदर क्या है, पानी ही मान लो। ये हाई प्रेशर पे मैं क्या कर देता हूँ, इसमें CO2 गैस फिल कर देता हूँ। तो CO2 गैस फिल करूँगा तो इसको सील पैक करूँगा ना ऊपर से मैं, तो इसको सील पैक कर देता हूँ मैं। मतलब हाई प्रेशर पे मैंने इसमें गैस भर दी लिक्विड के अंदर, तो मैं इसको सील पैक करता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्या करूँ, इसको ऊपर से ओपन करूँगा तो कई बार आपने देखा ना, कोल्ड ड्रिंक ओपन करते ही क्या है, एस्केप आउट हो जाती है, बबल्स के साथ वो बाहर निकल जाती है। तो ये क्या चक्कर है इसका, देखो इन कोल्ड बीवरेजेज, ठंडे पेय पदार्थों में हम हेनरी लॉ की एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। CO2 इज डिजोल्व इन H2O, CO2 डिजोल्व कर दी जाती है H2O के अंदर टू प्रोड्यूस कार्बोनेटेड वाटर, कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए कार्बोनेटेड वाटर को कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं। टू डू सो CO2 इज फिल्ड इन बोटल्स कंटेनिंग वाटर, ऐसी बोतल में वो हाई प्रेशर पे भरते हैं जिसमें पानी होता है। एंड सील्ड एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पे इसको सील पैक कर दिया जाता है। वैन सील इज ओपन, जब इसकी सील खोली जाती है तो जो प्रेशर है गैस का, लिक्विड के ऊपर प्रेशर है जो गैस का, कैसा प्रेशर भाई, जो गैस का प्रेशर है लिक्विड के ऊपर, ये लिक्विड है और इसके ऊपर ये गैस अपना प्रेशर बनाई हुई है हाई प्रेशर पे, तो वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। और जब कम होएगा तो वो तब तक निकलती रहेगी जब तक वो इक्वल बैलेंस पे नहीं आता कोल्ड ड्रिंक, तब तक एस्केप आउट होती रहेगी, फिज के साथ वो बाहर निकल जाएगी। समझ में आ गया बच्चों क्यों कोल्ड ड्रिंक निकलती है। अब आगे चलिए। इन स्कूबा डाइविंग, स्कूबा डाइविंग होते हैं डीप सी डाइविंग, समुद्र में जो गोताखोर होते हैं ना, गोताखोर वो बहुत गहराई में क्या है कई बार चले जाते हैं, और वो क्या करते हैं, देखो स्कूबा डाइविंग में डाइवर्स क्या करते हैं, और इस पे हेनरीज लॉ कैसे एप्लीकेबल होता है तो समझ लीजिए एक बार। ये पेपर में पूरा का पूरा एप्लीकेशन आ सकता है कि राइट टू एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, ज़्यादातर हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन पूछी जाती है एग्जाम में। इन अर्लियर डेज, पुराने समय में स्कूबा डाइवर्स यूज टू कैरी एयर सिलेंडर्स, स्कूबा डाइवर क्या करते थे, हवा के सिलेंडर लेके जाते थे अपने साथ अंदर गहराई में। एयर इज मिक्सचर ऑफ, आप जानते हो हवा किसका मिक्सचर है, मेजोरिटी गैसेज की। हवा में ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%। सो ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड इन वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस, तो ऑक्सीजन तो क्या है, बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं, जैसे डाइजेशन है, एसिमिलेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एक्सक्रीशन है, बहुत सारे अपनी बॉडी में क्या है पाचन क्रियाएं होती हैं, उनके अंदर क्या है ऑक्सीजन का तो मोस्टली यूज हो जाता है, कंज्यूम हो जाती है, लेकिन नाइट्रोजन हमारी बच जाती है। ब्लड के अंदर वो क्या है, अब नाइट्रोजन के पार्टिकल हैं ये ब्लड जो है, ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको क्या है, यानी ब्लड को फ्लो करने से क्या है रोक देते हैं भाई, उसके आगे मतलब उसके आगे क्या है एक बैरियर बना देते हैं। इन वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस नाइट्रोजन लेफ्ट बिहाइंड इन द ब्लड व्हेन डाइवर्स कम ऑन द सरफेस ऑफ द सी, जब डाइवर्स सरफेस पे आते हैं उस गहरे पानी के अंदर से, जब डाइवर्स सरफेस पे आते हैं एंड देन ट्राई टू एस्केप आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, तो ये जो नाइट्रोजन है ना वो क्या है बबल्स की फॉर्म में बाहर निकलने की कोशिश करती है शरीर से। दिस बबल्स में लेफ्ट इन द आर्टरी, लेकिन कुछ बबल्स हमारी जो आर्टरी हैं, जैसे ये अपने शरीर की धमनी और शिराएं होती हैं ना, आर्टरी और विंस, ये मान लो आर्टरी अपने शरीर की, इस आर्टरी के अंदर क्या है वो नाइट्रोजन के बबल्स यहाँ पे बैरियर बना लेते हैं। ठीक है, इस बैरियर से क्या होता है, रेजिस्ट द फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड के फ्लो को रोक देते हैं, इसलिए डाइवर क्या है बैंड्स की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं कई बार। बैंड्स की बीमारी क्या होती है बच्चों, बैंड्स मतलब उनको अनकॉन्शियसनेस मतलब बेहोशी आ जाती है शरीर में, या फिर मतलब ऐसा हो जाता है जैसे बेहोश हो जाते हैं वो, क्योंकि ब्लड का फ्लो रुक गया, तो ऐसी बीमारी डाइवर्स के शरीर में देखी गई। लेकिन आजकल के दिनों में क्या होने लग गया, देखो नाउ ए डेज एयर इज रिप्लेस्ड बाई हीलियम मिक्सर,
पहले तो एयर का डायरेक्ट सिलेंडर लेके जाते थे वो, लेकिन आजकल क्या कर दिया गया है, इलियम का मिक्सर लेके जाते हैं। अब इससे क्या होगा देखो, मान लो कोई डाइवर्स इलियम का मिक्सर लेके जाएगा तो उसमें 11.7% तो क्या होता है बच्चों, हीलियम होती है, 57.2% नाइट्रोजन, 31.1% ऑक्सीजन, ये गैसें होती हैं उसके अंदर। इन एडिशन ऑफ हीलियम लीड्स टू डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। हीलियम अगर हम उसमें मिला दी तो देखो नाइट्रोजन 78% थी, लेकिन अब कितनी होगी, सब 57.2%। तो नाइट्रोजन की एक्सटेंट यहाँ पे, कंसंट्रेशन यहाँ पे डिक्रीज हो गई, जिससे टॉक्सिक इफेक्ट उसका कम हो गया, नाइट्रोजन का ब्लड में डिक्रीज हो गया, है ना। तो ये था अपना डाइवर्स के लिए, स्कूबा डाइविंग के लिए एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। एक एप्लीकेशन और है बच्चों हेनरी लॉ की, जनरली बायोलॉजी में आपने पढ़ भी लिया हुआ इसके बारे में। इन फंक्शनिंग ऑफ लंग्स, जो फेफड़ों का फंक्शन है अपनी बॉडी के अंदर, जब हम इनहेल करते हैं एयर अपनी बॉडी के अंदर तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अपने लंग्स में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस तरह से पार्शियल प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो पार्शियल प्रेशर भी बढ़ेगा। देखो ये मान लो लंग्स है भाई, इसके अंदर क्या है, जैसे मैं इनहेल करूँगा ऑक्सीजन खींचूंगा तो ये ऑक्सीजन है यहाँ पे गैस बढ़ गई, तो गैस बढ़ गई तो क्या है, प्रेशर भी बढ़ गया ना इसके अंदर। जब वैल्यू बढ़ेगी गैस की तो गैस की कंसंट्रेशन ज़्यादा तो प्रेशर भी ज़्यादा। इस तरह से ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी ब्लड के अंदर बढ़ जाती है ना। और ड्यू टू कम्बस्शन ऑफ CO2 इज रिलेटेड इन द बॉडी। अब ड्यू टू कम्बस्शन, इस तरह से जब शरीर में रिएक्शंस होती हैं, कम्बस्शन होता है, दहन होता है, शोषण होता है, तो CO2 क्या है, रिलीज कर दी जाती है बॉडी से। इस तरह से कंसंट्रेशन हमारी क्या है, इंक्रीज हो जाती है। व्हेन वी इनहेल देन CO2 इज रिलीज्ड। अब इनहेल करते हैं तो CO2 को एक मतलब CO2 को तो एक्सहेल कर देते हैं और O2 को इनहेल कर देते हैं, तो इस तरह से बैलेंस बना रहता है। और ये है फंक्शनिंग ऑफ लंग्स। चलिए नेक्स्ट, इन पर्सन लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड, ये भी समझो भाई, जो लोग ऊंचाई पर रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, उनके लिए हेनरी लॉ किस प्रकार एप्लीकेबल है। एट हाई एल्टीट्यूड, ज़्यादा ऊंचाई पर रहने वाले लोगों के लिए क्या है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो। वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या है, लो है, ऊपर ऊंचाई पर जाओगे तो। हेंस जब पार्शियल प्रेशर लो हो गया तो बच्चों सोल्युबिलिटी ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी ब्लड में, आल्सो लो। पार्शियल प्रेशर कम तो सोल्युबिलिटी भी कम। इस तरह से सप्लाई है जो ऑक्सीजन की उनके ब्रेन तक क्या पूरी पहुंच पाएगी, जब ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो नहीं। तो जो पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं ना, उनके ब्रेन के अंदर सफिशियंट मात्रा में ऑक्सीजन या फिर ब्लड फ्लो नहीं कर पाता, जिसके कारण क्या है, लीड्स टू डिजीज नोन एज एनोक्सिया। तो एक बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं वो लोग, इस बीमारी का नाम है एनोक्सिया। एनोक्सिया मतलब नहीं ऑक्सीजन, एनोक्सिया ऑक्सीजन की कमी है कुछ। पर्सन एट हाई एल्टीट्यूड्स, ड्यू टू दिस डिजीज मेमोरी ऑफ द पर्सन गेट रिड्यूस्ड। ऐसे लोगों की यादगार जो है, यादाश्त जो है, मेमोरी जो है वो क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है। तो ये था हमारा टॉपिक आज का। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, तब समझ में आएगा। और कुछ बच्चे तो वीडियो को एक बार भी नहीं देखते, तो उनके लिए भी जो है सजेशन है मेरा कि वीडियो को ज़रूर देखें भाई, नहीं तो फिर आगे टॉपिक होएंगे जो बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे आपको। और जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो तो और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये चैप्टर हमारा अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से शुरू होगा और वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ये मान लो चैप्टर का एक भाग ख़त्म हो चुका है बच्चों, इसका दूसरा भाग है जिसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ही है सारी की सारी। तो चलिए उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करता हूँ। तब तक के लिए थैंक्स एंड कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।